हम सब ने स्कूल में इतिहास पढ़ा है, मगर सवाल ये है, क्या वो सारा इतिहास था या बस उतना जितना दिखाना चाहा गया। भारत जैसे देश की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, लेकिन हमारी किताबों में कुछ खास चेहरों, कुछ तय एजेंडों और कुछ सिलेक्टेड घटनाओं को ही जगह मिली। भारतीय इतिहास का जो मिडिवल पीरियड रहा है, उस समय के बारे में ज़्यादातर हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता होगा, और दिल्ली सल्तनत की कितनी डायनेस्टीज थी और उस डायनेस्टी का शासक कौन था। फिर मुगल डायनेस्टी के बारे में पूरा हमें डिटेल में पता है। अब जैसे 1206 से 1526 एडी तक दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। इसमें मामलुक डायनेस्टी से शुरुआत हुई, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। फिर खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोधी डायनेस्टी। इन डायनेस्टीज़ का नाम आप सबको अच्छे से पता होगा, और इनके शासकों के बारे में भी। जैसे मामलुक डायनेस्टी का फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और प्रोमिनेंट चेहरा इस डायनेस्टी का था बलबन। फिर खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, और प्रमुख चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसी तरह तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद बिन तुगलक, और ऐसे ही इब्राहिम लोदी, लोधी डायनेस्टी का। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादातर लोगों को इनमें से कुछ नाम तो सबको पता ही होगा, और कि हाँ भाई ये किस डायनेस्टी का है और इसका रूलर क्या है, मतलब इसका रूलर कौन है, क्या था, हम सबको पता है। अब जैसे अलाउद्दीन खिलजी की बात ले लें तो भाई पद्मावत मूवी आप सबको पता होगा, सुपर डुपर हिट मूवी हुई। तो उस मूवी की वजह से और लोगों को भी पता चल गया कि हु वाज अलाउद्दीन खिलजी। तो अब उसी तरह अगर हम देखें मुगल डायनेस्टी के बारे में, तो बाबर मुगल डायनेस्टी का पहला रूलर। फिर उसका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, और अकबर से जहांगीर हुआ। और 4 बेटे भी थे, लेकिन गद्दी पर जहांगीर बैठा। फिर जहांगीर से हुआ शाहजहां, और फिर शाहजहां से औरंगजेब। बचपन में याद होगा सबको, एक साबुन की कंपनी का ऐड आता था, जिसमें मम्मी गाना गाते हुए अपनी बच्ची को मुगल डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में बताती हैं। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का अकबर। ये ऐड में माँ अपनी बच्ची को गाते हुए सुनाती है, और पूछती भी है कि आगे की लिरिक्स क्या है। मतलब एक तरह से मुगल डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में वो याद दिलवा रही है, याद करवा रही है। मतलब आप इस ऐड के बारे में यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो नहीं डाल सकता ड्यू टू कॉपीराइट इशूज़। तो ऐड में, और जो मैंने बताया वो बहुत पहले ही साबुन लगाते लगाते पढ़ा दिया गया था। तो कभी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह हमारे इतिहास में इन शासकों को ग्लोरीफाइड किया गया है, और इसलिए लोगों को मुगल, दिल्ली सल्तनत, इन सभी के शासकों के बारे में पता है। रिसेंटली अभी जो छावा मूवी आई थी, उसमें संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादातर लोगों को इस मूवी के पहले नहीं पता था, जहां कुछ एक्स यूजर्स ने इस पर बात भी की। हमें मुगल इतिहास और उसके फैमिली ट्री के बारे में पता है, लेकिन मराठा इतिहास की बात करें तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के अलावा शायद ही और कोई नाम पता हो। एनसीईआरटी के क्लास 7th के पुराने एडिशंस में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मात्र 5 से 7 लाइन ही लिखी गई है, और वहीं मुगल एम्पायर के बारे में 60 से अधिक पेज में पूरे विस्तार से बताया गया है। एक थिंक टैंक द्वारा संसद की एक समिति के सामने प्रस्तुत विश्लेषण में यह बताया गया कि अकबर का उल्लेख लगभग 97 बार किया गया है, जबकि शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर का नाम प्रत्येक लगभग 30 बार आता है। इन सभी इंसिडेंट्स को देखते हुए एनसीईआरटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 में क्लास 7th की हिस्ट्री की बुक को अपडेट किया, जिसमें अब चोल, मौर्य, पांड्य, चेर और सातवाहन जैसे प्राचीन भारतीय साम्राज्यों पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत और मुगलों से संबंधित अध्यायों को हटा दिया गया। ये जो चेंजेस आए हैं, भारत के समृद्ध और विविध इतिहास की व्यापक दृश्य प्रदान करने के लिए उद्देश्य से किया गया है, और इन्हीं आलोचनाओं के चलते एनसीईआरटी ने क्लास 7th के ही बुक में द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत सेक्शन को ऐड किया, जिसमें महाराणा प्रताप की उपलब्धियों को और मुगल के खिलाफ उनके रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया है। वैसे मेरा मानना है कि मुगल और दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास है वो भारतीय सब कॉन्टिनेंट का इतिहास है। जैसे मौर्य, गुप्ता का इतिहास, मतलब आज के समय का जो सीन है इंडियन कल्चर का, उसमें इनका भी योगदान रहा है, भले ही इन्होंने जितनी भी क्रुएलिटी की हो। एंड आई डू नॉट लाइक दोज मिडल मुस्लिम रूलर्स बिकॉज ऑफ देयर ट्रीटमेंट टू द नॉन मुस्लिम्स। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बायस्ड हिस्ट्री लिखी गई है, जहां अपने देश के राजाओं को बताया ही नहीं गया, मेंशन ही नहीं किया, वो गलत है। और रही बात मुगल इतिहास हटाने की, तो बल्कि हटाने की जगह इसको भी 6-7 लाइन ही बताया जाए, जैसे कि पुराने एनसीईआरटी की बुक्स में हिंदू किंग्स और डायनेस्टीज के साथ हुआ था। कर्मा वाला सीन थोड़ा कर दिया जाए, इनके साथ भी थोड़ा बहुत मेंशन कर दो, बस बात खत्म। बाकी हमारे जो
एंशियंट राजा रानी इन सब की जो डायनेस्टीज रही हैं, उनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं, उनके बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए। भारत के साथ समस्या ये रही है कि हमें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो ज़्यादातर मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोगों द्वारा लिखी गई, इसलिए मुस्लिम इन्वेडर्स थे जो, उनको ग्लोरीफाइड किया गया। और अब जो इतिहास आने वाली जनरेशन पढ़ेगी वो फैक्चुअल होंगे, क्योंकि सरकार भी अब इस पे काम कर रही है। ऐसे कई नाम है इंडियन हिस्ट्री में जो इतिहास ही रह गए हैं, उनके बारे में मेजॉरिटी लोगों को शायद न पता हो। उनके योगदान द्वारा भारत की आने वाली यानी अभी के डायनेमिक्स में क्या प्रभाव रहा है। जैसे रानी दुर्गावती, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के कलिंजर किले में हुआ था। फिर 1542 में उनकी शादी गोंड राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुई। इस शादी से चंदेलों और गोंडों के बीच एक मजबूत और ताकतवर रिश्ता बन गया, यानी एक तरफ चंदेलों की वीरता और दूसरी तरफ गोंडों की ताकत, दोनों एक साथ मिल गए। सैन्य स्तर पर उन्होंने 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर के हमले को सफलता से रोका और अपने सैन्य अभियान यानी अपने सैन्य कौशल का परिचय दिया। 1564 में जब अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया तो रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी और उन्होंने युद्ध से पहले ही कह दिया कि मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। रानी ने अपनी सेना को बहुत सोच समझकर नरई नाम की जगह पर तैनात किया। फिर शुरू हुआ एक फुल फ्लेज्ड वॉर। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण बुरी तरह घायल हो गए और रानी खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि हार अब तय है तो 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने स्वाभिमान और सम्मान बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, ताकि मुगलों के हाथ उन्हें अपमान न सहना पड़े। उनकी यह कुर्बानी आज भी राजपूती शौर्य और सम्मान की मिसाल मानी जाती है। रानी दुर्गावती को देश उनकी वीरता के लिए कई तरीकों से याद करता है। जैसे इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम उनके सम्मान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया और एक ट्रेन दुर्गावती एक्सप्रेस भी चलाई गई। जबलपुर के पास उनका समाधि स्थल और रानी दुर्गावती म्यूजियम आज भी उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। रानी दुर्गावती जैसी वीर नारी जिन्होंने मुगलों से डटकर सामना किया, आत्म बलिदान दिया, उसके बाद भी हमारे हिस्ट्री बुक्स में इनका नाम मुश्किल से मिलता है। अब बात करते हैं करकोटा वंश के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तपीड की। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्होंने कन्नौज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया, जिससे उत्तरी भारत में कश्मीरी प्रभाव बढ़ा। 12वीं शताब्दी के कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने अपनी कृति राजतरंगिणी में उन्होंने इसका वर्णन किया है और साथ ही साथ उनको विश्व विजेता भी कहा है। कल्हण की राजतरंगिणी, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, इनकी इस रचना में करकोटा वंश और उसके सभी राजाओं का इतिहास है। और साथ ही साथ अगर आपको कश्मीर की हिस्ट्री भी पढ़नी है तो राजतरंगिणी एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। फिर ईस्टर्न इंडिया के राज्यों जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक और कावेरी नदी के जो कोस्टल रीजन थे वहाँ तक अपने एम्पायर को फैलाया। फिर वेस्टर्न इंडिया के जो रीजन थे, गुजरात और कोंकण के क्षेत्र, वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। ललितादित्य के समय में उम्मयाद खलीफा भारत में अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। साल 723 से 726 के बीच गवर्नर अल जुनैद ने सिंध, राजस्थान और गुजरात जैसे कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और वो पंजाब तक भी पहुंच गए थे। लेकिन जब उसने कश्मीर की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उसे ललितादित्य ने जोरदार जवाब दिया। इतिहास बताता है कि ललितादित्य ने पंजाब में अरबों को हरा दिया और उनकी आगे बढ़ने की कोशिश को रोक दिया। इसी के चलते भारत के मुख्य हिस्से को अरब हमलों से बचा लिया गया। इन विजयों के कारण उन्हें कश्मीर का सिकंदर कहा जाता है। आर्किटेक्चरल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कि सूर्य देवता के नाम पर रखा गया है, उनकी आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को दर्शाता है। इस मंदिर को 15वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर बुद्ध शिकन के आदेशों के बाद तोड़ दिया गया था। विदेशी आक्रमणकारियों से जीत के बाद इन्होंने सुनिश्चितपुर और दर्पितपुर नगरों की स्थापना की। ललितादित्य भारतीय इतिहास के एक महान शासक थे जिन्होंने कश्मीर को अपनी बहादुरी, सांस्कृतिक सोच और आर्किटेक्चरल अप्रोच के जरिए एक नई पहचान दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहास में इनका भी जिक्र थोड़े बहुत अक्षरों में किया गया है। अब अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति और राष्ट्रनायक अहम के लचित बरफुकन, जिनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगल सेना के खिलाफ विजय थी।
मुगल आर्मी ने राजा राम सिंह के लीडरशिप में अटैक किया और ये जो अहोम और मुगलों के बीच लड़ाई थी ये ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया और उस समय का मुगल बादशाह था औरंगजेब। इस युद्ध के पहले 1663 में मुगल सेनापति मीर जुमला की लीडरशिप में गुवाहाटी पर मुगलों का कब्जा हो गया। इससे अहोम साम्राज्य को अपमान और आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा। फिर 1667 ईस्वी में उस समय के राजा चक्रध्वज सिंह, जिन्हें सुपांग मुग के नाम से भी जाना जाता था, ने गुवाहाटी को पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया और लचित बरफुकन को सेनापति नियुक्त किया। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लचित के नाम में जो बरफुकन है ये एक सैन्य पद होता था। जैसे फुकन एक शीर्षक था जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को दिया जाता था, जिससे बनता है बरफुकन। यह पद निचले असम के गवर्नर और सेना के सेनापति का होता था। लचित बरफुकन इस पद के सबसे प्रसिद्ध धारक थे। बोरबरुआ, बोरगोहैन और बुरागोहैन नाम के और भी पद होते थे। तो अब आते हैं अपने मेन स्टोरी में। फिर 4 नवंबर 1667 को अहोम सेना ने इटाखोली किले पर हमला किया और 2 महीने की घेराबंदी के बाद नवंबर के मिडिल में किला उनके नियंत्रण में आ गया और इसके बाद गुवाहाटी को अहोम ने अपने कंट्रोल में ले लिया और मुगलों की हार हुई। और इसी हार के बाद औरंगजेब ने 4 साल बाद राम सिंह के लीडरशिप में फिर से सेना भेजी थी, जो हमने अभी पहले बात की जिसके बारे में। लचित बरफुकन भारतीय इतिहास के एक असाधारण योद्धा थे जिन्होंने अपनी वीरता, रणनीतिक प्रतिभा और असम के प्रति समर्पण से अहोम साम्राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। इसलिए हर साल 24 नवंबर को असम में लचित दिवस मनाया जाता है, जिसमें उनकी वीरता और बलिदान को स्मरण किया जाता है। और साथ ही साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी में सबसे बेस्ट कैडेट को लचित बरफुकन गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। अब आखिर में हम बात करेंगे चौटा राजवंश के उल्लाल राज्य की रानी अब्बक्का चौटा। जो उल्लाल राज्य है वो कर्नाटक के कोस्टल रीजन तुलुनाडु में स्थित था। तुलुनाडु आज का साउथ कर्नाटक, कर्नाटक का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वो उसका कुछ हिस्सा और केरल का कासरगोड, ये एरियाज आते थे। इनके जीवन की सबसे प्रमुख उपलब्धि थी पुर्तगालियों से युद्ध। 1555 में पहली बार पुर्तगालियों और अब्बक्का के बीच जो वॉर हुआ, जिसमें एडमिरल डोम अल्वारो दा सिल्वेरा के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने 21 बैटल शिप अब्बक्का के खिलाफ भेजा। रानी ने स्ट्रेटेजिक अलायंस भी किए, जैसे कालीकट के जामोरिन शासक से। रानी अब्बक्का ने काफ़ी साहस के साथ युद्ध किया और फिर एक संधि के साथ युद्ध को रोका गया, जिसमें अब्बक्का को व्यापार राजस्व यानी ट्रेड रेवेन्यू का कुछ हिस्सा कर के रूप में पुर्तगालियों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर 3 साल बाद 1558 में पुर्तगालियों के साथ दूसरा वॉर हुआ, फिर 1569 में 1500 और फिर 1570 में। फिर रानी अब्बक्का द्वितीय ने शासन किया। ये क्लियर नहीं है कि अब्बक्का जो नाम है ये एक उपाधि दी जाती थी उस समय के रूलिंग लेडीज को, क्योंकि उसके पहले जो रानियां थी उल्लाल राज्य में उनके नाम में अब्बक्का नहीं होता था। खैर जो भी सीन रहा हो, लेकिन रानी अब्बक्का चौटा भारतीय इतिहास की एक अद्वितीय योद्धा थी जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध न केवल सैन्य रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिरोध किया। हर साल 21 दिसंबर को वीर रानी अब्बक्का उत्सव उल्लाल राज्य में त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। 2023 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया। मैंने सिर्फ 4 लोगों के बारे में आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता था। आप सोच सकते हैं कि ऐसे कितने और पास्ट में रूलर्स रहे हैं हमारे देश में जिनका मेंशन आपको शायद ही मिले। अब हम लोग का टाइम तो जा चुका है फिर से इतिहास पढ़ने का, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनको मैं चाहता हूं कि उन सभी शासकों और उनके एम्पायर्स के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि बहुत पढ़ लिए अकबर, खिलजी और भी बार बार इतिहास में मेंशन होने वाले नाम। अब सरकार को ज़्यादा फोकस जो अपने देश के शासक रहे हैं उन पे फोकस किया जाए और थोड़ा बहुत मुस्लिम रूलर्स के बारे में, ताकि पारिवारिक माहौल बना रहे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग अपने असली इतिहास से अब तक अनजान हैं उन्हें कुछ सच्ची और ज़रूरी जानकारियां दी जा सकें। मैंने मैं जितना जानता हूं और जितनी खोजबीन कर सकता था उतना आप सभी के सामने मैंने शेयर किया। अगर ऐसे और भी नाम या कहानियां हैं जिन्हें आज की पीढ़ी और हर भारतीयों को जानना चाहिए तो आप उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कहीं कोई तथ्यात्मक गलती हो गई हो तो उसे भी सुधारने में मेरी मदद करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।